गुड मॉर्निंग बेटा। शालू जी, भारती जी, गुड मॉर्निंग। 15 मिनट क्लास लेट है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इसका कारण ये रहा कि बेटा एट द टाइम लाइटें चली गई थी, ये ऊपर वाली, तो आपको कुछ नजर नहीं आता, इसलिए हम लेट हैं। और मैंने क्लास स्टार्ट भी कर दी थी और क्लास स्टार्ट करके ये पढ़ा भी दिया था, फिर लाइटें चली गई, इसलिए आपको मैसेज डालना पड़ा। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कल से आगे का पोर्शन। जो हमारा कल पोर्शन हमने खत्म किया था, उससे आगे का पोर्शन हम बात कर रहे हैं। कल हमने जो पॉइंट खत्म किए थे बेटा, वो सारे पॉइंट्स ये थे कि किस तरीके से हम यूनिट निकाल रहे थे और किस तरीके से हम काम कर रहे थे। कल मैंने आपको थोड़ा बहुत यूनिट वगैरह निकालना सिखा दिया था। अब बीच बीच में हम उनको काम में लेते रहेंगे, चाहे वो प्रेशर की टर्म हो चाहे किसी की भी हो। आज हम देख रहे हैं कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट। मेरी बात को समझना, आप पढ़ करके आए हो रेट, ये लीजिए, डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट। क्लियर है बेटा? रेट मेरे पास में आर है, ये रही, और रेट कांस्टेंट जो मेरे पास में होता है वो होता है सिंपल के। तो दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? रेट और रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है? कभी कभी एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव इनके ऊपर बना लिया जाता है, फिर तुरंत अपन पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, और यहां से सारी चीज समझने के बाद हमारा मैथमेटिकल पोर्शन इस चैप्टर का स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम इसी चीज को समझते हैं कि भाई रेट और रेट कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है। सबसे पहली चीज तो याद करो, रेट क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। जो भी टाइम था दिया गया है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, विच इज कॉल्ड रेट। अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। डन। लेकिन रेट कांस्टेंट हमारा क्या था? रेट कांस्टेंट कभी भी टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा था। रेट कांस्टेंट जो हमारा डिपेंड कर रहा है वो किस पर कर रहा है? वो तो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। आ रही है बात समझ में? तो पहले दोनों चीजों में बेसिक डिफरेंस क्या है। डन। तो पहला डिफरेंस मैं लेके आता हूं कि रेट चेंज विथ टाइम। रेट में क्या होगा बेटा? रेट चेंज विथ टाइम। आप देखो, मैं ये कहता हूं कि रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। टाइम बढ़ेगा तो रेट कम होगी, ये हम पढ़ करके आ चुके हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है, एक अपवाद है। जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स कभी भी टाइम पर डिपेंड नहीं करती है। इस बात को याद रखना। क्यों याद रखना? क्योंकि जैसे ही अपन जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं तो जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में हम कहते हैं कि कंसंट्रेशन की पावर जीरो, और जब किसी की पावर जीरो बन जाती है तो 100% वो 1 होता है। तो बताओ टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगा? लुक, जैसा कि मैंने कल बताया कि चेंज इन रेट इज इक्वल टू के चेंज इन कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की पावर को अगर मैं जीरो रख दूं तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाता है? के आ जाता है। तो जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आप हमेशा इस बात को यह याद रखेंगे कि जो आर होता है वही के बराबर होता है। दैट मींस जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में रेट और रेट कांस्टेंट की वैल्यू बराबर होती है। इसलिए हमेशा और हमेशा इस बात को आप याद रखना कि जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स कभी भी टाइम पर डिपेंड नहीं करती है। एग्जांपल्स के साथ में मैं एक एक चीज लूंगा जब इंडिविजुअल आपको जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स पर स्टडी करूंगा। बात समझ में आ रही है? पहला, अब रेट कांस्टेंट की बात करें तो मैं कह रहा हूं कि रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। रेट कांस्टेंट हमेशा टाइम से स्वतंत्र रहता है। ये रेट कांस्टेंट भी कभी टाइम पर डिपेंड नहीं करता, जैसे जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स टाइम पर डिपेंड नहीं करती है। आ गई बात समझ में? लेकिन जितनी भी दूसरी रिएक्शंस हैं, चाहे वो सेकंड ऑर्डर हो, चाहे वो थर्ड ऑर्डर हो, चाहे वो nth ऑर्डर हो, बेटा वो टाइम पर डिपेंड करती है। रेट हमेशा टाइम पर डिपेंड करती है, लेकिन रेट कांस्टेंट कभी भी टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स भी टाइम पर डिपेंड नहीं करती है। नंबर 2 केस, मैंने ये कहा कि अगर पॉजिटिव रेट आती है, अगर मेरे पास में पॉजिटिव ऑर्डर आता है तो रेट डिक्रीज होती है, और नेगेटिव ऑर्डर आता है
तो रेट इंक्रीज होती है। बोले ये कैसे? हाँ जी, शुरू ही किया है, तो फिर ये रेट कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है? भाई आप तो कह रहे हो कि अगर पॉजिटिव ऑर्डर आएगा तो रेट कम होगी, क्लियर है, और अगर नेगेटिव ऑर्डर आएगा तो रेट बढ़ेगी। इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर ही तरीके से समझ पाएंगे कि ऐसा होता क्यों। आइए अगला, रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन। रेट किस पर डिपेंड करती है बेटा? हमेशा कंसंट्रेशन पर, क्योंकि आप रेट का फॉर्मूला लिखते हो रेट इज इक्वल टू dx अपॉन dt। तो बड़ा ध्यान से देखो, ये टाइम के तो ये कंसंट्रेशन के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, लेकिन एक्सेप्ट याद रखना जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर की रेट भी कभी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। ये क्वेश्चन बन सकता है बेटा। अब यहां से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, बड़ा ध्यान से देखना। अगर मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कंसंट्रेशन को दुगना किया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? नो चेंज, है जैसी की जैसी रहेगी। तो मैंने यही तो कहा है कि रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन बट एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर की जो रेट होती है वो कभी भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। इसी तरीके से जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी टाइम पर डिपेंड नहीं करती। तो दो चीज, जीरो ऑर्डर ना तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, जीरो ऑर्डर ना ही कभी टाइम पर डिपेंड करेगी। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है बेटा? तो ये कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड नहीं करती और ये टाइम के साथ भी चेंज नहीं होती है। ये दो चीजें आपको बड़ी गहराई से यहां से समझनी थी कि ये जीरो ऑर्डर का लॉजिक क्या है। जनरली जो रेट होती है वो टाइम के साथ चेंज होती है, लेकिन जीरो ऑर्डर में ये डिपेंड नहीं करती। इसी तरीके से मैं ये कह रहा हूं कि रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, लेकिन जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स की रेट कभी भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं आपको ऑर्डर पढ़ा दूंगा तो कंसंट्रेशन की पावर तो जीरो आ जाएगी और किसी की भी पावर जीरो ऑलवेज वन होती है। तो 101% रेट बराबर हो जाएगी रेट कांस्टेंट के। तो सारे फिनोमिना लगना स्टार्ट हो जाएंगे रेट कांस्टेंट के। क्लियर? आइए, रेट कांस्टेंट के अंदर हम दूसरा पढ़ते हैं कि रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। रेट कांस्टेंट कभी भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है एंड इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, कैटलिस्ट पर और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन की रिएक्शन की सक्रियण ऊर्जा क्या है, उसमें क्या कैटलिस्ट डाला गया है। आ रही है बात समझ में? क्लियर है बेटा? और क्या टेम्परेचर रखा गया है, इन दोनों के अंदर ये बेसिक डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए था। अब जस्ट हम इसके बाद में स्टार्ट करते हैं कि सर आपने डिस्कस कर लिया बार बार, हमें ये तो समझाओ कि ये ऑर्डर क्या चीज है। तो आइए अब हम एंट्रेंस लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर और इसको बिल्कुल तरीके से समझते हैं। एक एक पॉइंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का समझते हैं और जैसे ही अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ लेंगे तुरंत अपन बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी की। तुरंत बात करेंगे किसका? मॉलिक्यूलरिटी का, अणु संख्यता का। तो पहले हम अभिक्रिया की कोटि को समझ लें और उसके बाद में अभिक्रिया की अणु संख्यता को समझते हैं। तो पहला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट मींस अभिक्रिया की कोटि। अब अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? देखो, कोई भी अभिक्रिया हो रही है, अगर कोई भी अभिक्रिया हो रही है तो उसमें कुछ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स दिए जाते हैं। अब हम उन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देख करके ये नहीं कह सकते हैं कि ये ऑर्डर, ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, द्वितीय कोटि की है या तृतीय कोटि की है। आ रही है मेरी बात समझ में? क्योंकि बेटा अभिक्रिया की कोटि टोटली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है, इसको हम एक्सपेरिमेंट से ही कैलकुलेट करते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप बार बार देखते होंगे किसी अभिक्रिया में वो बीच में लिख देते हैं आरडीएस। आरडीएस मतलब रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप, अभिक्रिया वेग निर्धारक पद। अब ये अभिक्रिया वेग निर्धारक पद है क्या, ये आया कहां से, ये टर्म है क्या, ये सारी चीजें निकल के आती है ऑर्डर से। तो फिर मैं कह रहा हूं अभिक्रिया की जो कोटि है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है बेटा एक एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड क्वांटिटी है। आ रही बात समझ में? इसको आप एक्सपेरिमेंटली ही कैलकुलेट कर सकते हो, थ्योरेटिकल आप कभी भी नहीं लिख सकते। लेकिन हाँ, इसमें भी एक जुगाड़ है। जितनी भी रिएक्शन एलिमेंट्रीज होती हैं, आ रही बात समझ, जितनी भी प्रारंभिक अभिक्रियाएं होती है, एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है, उनके
स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की पावर का सम अगर कर दिया जाए तो वो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही बन जाता है। क्लियर है ना? तो मुद्दा भी ये हुआ, सर रिएक्शन कितने तरह की हुई? रिएक्शन दो तरह की हुई, एक होती है बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज पर आपसे डिस्कस करता हूं और केमिकल काइनेटिक्स के ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं जो हमारा बेस तैयार करते हैं, पहले हम इनकी स्टडी प्रॉपर वे में करते हैं, फिर चलते हैं मैथमेटिकल पोर्शन पर। तो वो मैथमेटिकल पोर्शन बिल्कुल क्लियर होता जाएगा और हमें पता पड़ता जाएगा कि प्रेशर का इफेक्ट कहाँ आ रहा है, कंसंट्रेशन का इफेक्ट कहाँ आ रहा है, टेम्परेचर का इफेक्ट कहाँ आ रहा है, वगैरह वगैरह। ये जितनी भी चीजें हैं इस पर माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और न्यूमेरिकल पढ़ते ही समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहली चीज आप हमेशा ये याद रखना, जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स टाइम से भी इंडिपेंडेंट होती है, मतलब टाइम पर भी डिपेंड नहीं करती है। क्लियर है? तो मैं ये कहूं किसी अभिक्रिया को 15 मिनट में पूरा कर दिया जाए तो अगले 15 मिनट में कितना होगा? अरे भाई उतना ही होगा, क्योंकि ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही है। क्लियर है? यदि मैं कहूं कि किसी अभिक्रिया की सांद्रता को, कंसंट्रेशन को 3 गुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया की दर भी उतनी की उतनी ही रहती है। बताइए ये अभिक्रिया किसको फॉलो करती है या किसके नियम का? अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? कुछ भी कह सकता है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर या इनफाइनाइट ऑर्डर। तो अंडरस्टूड है, आपको पकड़ते ही ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाना चाहिए। दो चीजें हमेशा माइंड में चलनी चाहिए कि जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन टाइम से इंडिपेंडेंट होती है, जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन हमेशा और हमेशा कंसंट्रेशन से भी इंडिपेंडेंट होती है, ये कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड नहीं करती है। ये हमारे दो पॉइंट। रेट चेंज विद टाइम होगा, एक्सेप्शंस क्या है? जीरो ऑर्डर। क्लियर है क्या? रेट चेंज विद कंसंट्रेशन करती है, लेकिन एक्सेप्शंस क्या है? जीरो ऑर्डर। मेरी बात समझ में आ रही? क्योंकि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक बेसिक डिफरेंस है। एक चीज को समझना और दिमाग लगाना कि जब मैं मैथमेटिकल पोर्शन तुम लोगों को सॉल्व कराऊं तो ऐसे अंदर से बाहर आनी चाहिए सारी चीजें। सुनो एक बात, मैं तुम्हें 1 रुपया देता हूं और मैं ये कहता हूं कि तुम्हें रोज इसका आधा खर्च करना है। रोज 1 रुपया मैंने दिया और मैंने कहा कि इसका तुम्हें रोज आधा खर्च करना है। बताओ कितने दिन में उस 1 रुपये को खत्म कर दोगे? जल्दी से भारती जी, शालू बेटा बताओ उस 1 रुपये को कितने दिन में कर दोगे? ज्योति जी मेरे सवाल का जवाब दो बेटा। मैंने कहा कि मैंने आपको 1 रुपया दिया है, उस 1 रुपये में से रोज आधा आपको खर्च करना है। बताओ आप कितने दिन में उस 1 रुपये को खर्च कर दोगे? जल्दी। सभी लोग बोलो। मैंने 1 रुपया दिया और कहा कि इसका रोज आधा खर्च करना है। या मान लो कि मैंने 100 रुपए दिए और मैंने कहे कि रोज इसके 50% को खर्च करते जाना है। कितने दिन में कर दोगे? जल्दी। अगर इसका आंसर आ गया तो आगे अब समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा इस चैप्टर की आखिरकार कहानी क्या है, और हम एक एक चीज को समझेंगे, क्योंकि हमें अभी तो लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में डिफरेंस सीखना है। ज्योति कुमारी जी 10 दिन में? अच्छा, पहले ये बताओ तुम सब लोग एमएससी किए हुए हो या सब लोग बीएससी किए हुए हो? सबके सब लोग बीएससी किए हुए हो, एमएससी तो कोई नहीं है ना? ये एमएससी भी किया हुआ है। जल्दी से जवाब दो। अरे मेरे बेटा वो 1 रुपया अनंत काल तक तुमसे खर्च नहीं होगा, अनंत काल तक। इस बात को याद रखना। आज 1 रुपया दिया है, कल खर्च करोगे, आज खर्च कर दिया तो 50 पैसे रह गए, फिर 50 में से 25, फिर 25 में से फिर 12.5, फिर 12.5 में से 6.25, फिर 6.25 में से चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, आधा आधा करते जाओ। वो 1 रुपया तुमसे कभी खत्म नहीं होगा, अपनी पूरी लाइफ में तुमसे वो 1 रुपया खत्म नहीं होगा। अरे बात समझ में आ गई क्या? तो यही तो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन की कहानी है कि फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन हमको कहती क्या है। क्लियर है क्या बेटा? वो 1 रुपया अनंत काल तक तुमसे खर्च नहीं होगा। लगाओ माइंड, कैसे सोच लिया तुमने 10 दिन 7 दिन? तो यही तो मैं चीज समझाने जा रहा हूं
कि वो क्वेश्चंस बनाता है टीचर, तो वो आपके माइंड के बेस पर क्वेश्चंस बनाता है। ये नहीं कि जनरल थ्योरी बना दी और थ्योरी में से क्वेश्चंस निकाल दिया। बेटा आरपीएससी का नियम है कि आरपीएससी जब भी क्वेश्चंस बनाएगी तो पहले वो बच्चे के ब्रेन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनाती। क्या वो इसका जवाब दे पाएगा? नहीं बेटा, कभी ना कभी तो होगा ही नहीं। यही तो मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा तुम्हें। आ रही बात समझ में? कभी ना कभी तो वो होगा ही नहीं। ठीक है क्या? आ रही है बात समझ में? कभी भी नहीं होगा। करते जाओ तुम, फिर वो पॉइंटों में आना स्टार्ट हो जाएगा। 0.001, फिर 0.005, फिर उसके बाद भी और डबल ट्रिपल पॉइंट्स आते जाएंगे, 0 बढ़ते जाएंगे, लेकिन वो कभी खर्च नहीं होगा। इसका पूरा मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में तुमको सॉल्व कराऊंगा कि क्यों नहीं होगा। इसीलिए जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में पहले बेसिक डिफरेंस समझो। समझ में आ गया? जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी टाइम पर डिपेंड नहीं करती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर तुम यूनिट कल देख लो तो उसके रेट कांस्टेंट की यूनिटी सेकंड इनवर्स आती है। आ गई बात समझ? जो पैसे में आ जाएगा वो भी खत्म नहीं होगा। आई विल सॉल्व यू। मैं तुमको एक एक चीज सॉल्व करके दिखाऊंगा। आइए पहले मुद्दे पे आते हैं, फिर जैसे ही मैं फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में आऊंगा तो तुम्हें मैं सिखाऊंगा। देखो कैसे नहीं आती है और कैसे अपन सोच लेते हैं कि क्वेश्चन 30 सेकंड में होना चाहिए। डन? आओ पहले अपन आगे बात करते हैं और बात करते हैं बेटा अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। क्लियर है? अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या चीज? पहले मैं तुमको ये बता दूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है। क्या कहा मैंने? एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। इसको हमेशा एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइंड किया जाता है। अब एक एक चीज को समझना कैसे। चैप्टर स्टार्ट हो गया, तुम्हारा इंटरेस्ट आना चाहिए क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया। अब वो सोचते रहो कि कैसे होगा, उसको मैथमेटिकली पूरा प्रूफ कर लेंगे। हाँ ये ऐसे होता है। फिर दुनिया के किसी भी ऑर्डर की तुम्हें रिएक्शन दी जाए, मिनटों में आंसर आना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए मैंने क्या कहा कि वास्तव में अभिक्रिया की कोटि क्या है। मैं कहता हूं कि द सम ऑफ द पावर टू विच कंसंट्रेशन टर्म आर राइज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो सबसे पहली चीज, ये एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड जो रेट है वो है क्या? आ रही है बात समझे? स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मैं इसकी एक साधारण डेफिनेशन और लिखूं तो मैंने क्या कहा? द सम ऑफ द पावर, जो उनकी पावर्स होती है उनका सम। आ गई बात समझ में? टू विच कंसंट्रेशन टर्म, जो कि सांद्रता के पद हैं और सांद्रता की पदों की घातों का जो योग होगा वही अभिक्रिया की कोटि कहलाएगा। आर रेज्ड इन द रेट लॉ, ठीक है ना, ऑफ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये एक जनरल केमिस्ट्री की भाषा है। अब पहली चीज मैं अपनी साधारण भाषा लिखता हूं जो तुम्हें याद करनी है। ये तो हो गई केमिस्ट्री की भाषा। अब आराम से वो तुम चीज देखो। मैंने कहा कि सम ऑफ पावर, मैंने क्या कहा? सम ऑफ पावर। सम ऑफ पावर मतलब सांद्रता की घात जितनी भी होंगी उन घातों का योग। तो सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म, ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म। और एक्सपेरिमेंटली अपन इसको एक एक चीज को देखेंगे। क्लियर है ना? अपेयरिंग इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, अपेयरिंग इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसके अंदर जो सांद्रता आ रही है उन सांद्रता की घातों का योग ही आपके पास में क्या कहलाएगा? आ रही है बेटा बात समझ में? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहूंगा? इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये लीजिए, ये क्या कहलाएगा? इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब कैसे इसको मैं कैसे समझाऊं? मान लो कि मैंने ये डेफिनेशन आपके लिए बना दी। सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म अपेयरिंग इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन
आ रही है बात समझ में? जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आपने एक्सपेरिमेंटली बनाया है, क्लियर है क्या? उनकी सारी घातों का योग, सांद्रता की सारी घातों का योग जो होगा बेटा, हिंदी में मैं कहूं तो किसी अभिक्रिया के प्रायोगिक रूप से निर्धारित वेग समीकरण में सांद्रता की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। बिल्कुल हिंदी में समझ में आ गया? प्रायोगिक रूप से निर्धारित अभिक्रिया का वेग ही क्या कहलाएगा? रेट लॉ एक्सप्रेशन। और इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी सांद्रता की घातें होंगी उन सबका योग अभिक्रिया की कोटि कहलाएगा। समझाता हूं कैसे, ठीक है? आइए देखिए, मैंने कहा कि A प्लस B प्लस C कोई मेरे पास में अभिक्रिया हो रही है इनको मिला करके, और मुझे मिल रहा है प्रोडक्ट। क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट। अब मैं ये मान सकता हूं कि ये अभिक्रिया मेरे पास में बैलेंस्ड भी हो सकती है और अनबैलेंस्ड भी हो सकती है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने कहा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बात समझ में आ रही है? संतुलित भी हो सकती है और असंतुलित भी हो सकती है। क्लियर है क्या बेटा? अब मैंने एक्सपेरिमेंटली ये लीजिए चेक किया कि जो मैंने एक्सपेरिमेंटली चेक किया है वो, अगर मैं रेट लॉ लिखूं इस अभिक्रिया का, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो भी मेरे पास में कंसंट्रेशन आ रही है उसकी पावर ए ले लेता हूं और इसकी पावर को मैं पी मान लेता हूं। बड़ा ध्यान से सुनना, आ रही है बात समझ में? मैं क्या मान लेता हूं? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और ए की पावर पी। ठीक है ना? आ रही बात? पहले समझते जाना एक एक चीज को, उसके बाद में मैं सारा मतलब समझाऊंगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। इसी तरीके से मैं कहता हूं कि रेट, अगर मैंने इस b की पावर को क्यों मान लिया, पहले तो a के सापेक्ष रेट याद की, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लिया मैंने एक्सपेरिमेंट की, फिर b के सापेक्ष, और फिर अब रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c के सापेक्ष पी क्यू, और ये लीजिए मैंने r ले लिया। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो वास्तव में p क्या है? ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू a। ये p क्या है बेटा? p ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए, ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। क्यू क्या है? ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी, बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। और आर क्या है? ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू सी, सी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। आ गई बात समझ में? तो अगर अब मैंने जो कहा है कि जितनी भी मेरे पास में कंसंट्रेशन टर्म है, ये दिख रही है, अब मैंने यहां पर कोई पी क्यू आर नहीं लिखा है, मैं ये मान रहा हूं कि पी आया, क्यू आया और आर आया। तो कंबाइंडली अगर मैं बात करूं कंबाइंडली, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, बी और ये लीजिए सी। इसकी है P, इसकी है Q और इसकी है R। तो क्या हो गया बेटा? सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म। ये दिख गई तुम्हें सारी कंसंट्रेशन टर्म। और क्या ये एक्सपेरिमेंटली मैंने जो डिटरमाइंड किया है सबके लिए, क्या वो रेट लॉ हो गया क्या? और इस रेट लॉ को मैंने एक साथ लिख लिया, हाँ या ना? क्लियर है क्या बेटा? तो ये मेरे पास में कहलाता है रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या कहलाता है बेटा? रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये कहलाएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन, जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। बात समझ में आ रही है? ए की पावर पी, बी की पावर क्यू और सी की पावर आर। अब बड़ा ध्यान से देखना बेटा, जो रेट लॉ में सांद्रता के पद हैं, इन सांद्रता के पदों की घातों का योग ही क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो मैं ये कहूंगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
अभिक्रिया की कोटि को मैं दिखाता हूं हमेशा n से। किससे दिखाता हूं? n से। और अभिक्रिया की कोटि अब क्या हो गई? ये p हो सकती है प्लस q और प्लस r। ये लीजिए सांद्रता की घातों का योग। तो देखिए सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म, जितने भी सांद्रता के पद होते हैं उनकी घातों का योग, और वो सांद्रता के पद कहां आ रहे हो? रेट लॉ एक्सप्रेशन में आ रहे हो। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है बेटा? प्रायोगिक रूप से निर्धारित वेग समीकरण। आ रही है बात समझ में? तो प्रायोगिक रूप से निर्धारित वेग समीकरण में सांद्रता के पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अब एक चीज इस बात को याद रखो, ये जो घात हैं, ये जो घाते का योग मैंने लिखा है, ये घातों का योग याद रखना, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, और ये फ्रैक्शनल मतलब बटाबटी में भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो ऑर्डर ऑलवेज क्या होता है बेटा? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। आइए मैं इसको एक चीज से और समझाता हूं। पहले ये बताओ, इतना पोर्शन क्लियर है क्या? इतने में कोई दिक्कत? जल्दी से बोलो, इतने में कोई दिक्कत? फिर मैं इसको एक और तरीके से आप लोगों को समझाता हूं। पहले ये बताओ, ये बिल्कुल क्लियर है भारती जी, शालू जी? ठीक है ना? आप जो भी बैठे हैं ऑनलाइन, आप बोलिए पहले इतनी चीज क्लियर है बेटा अच्छे से? चलो तो अब समझो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। मान लो कि मेरे पास में कोई अभिक्रिया आपको उसने दे दी। सपोज कीजिए मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास में N1A प्लस N2B कोई अभिक्रिया है और इससे मुझे मिल रहा है, मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट मिल रहा है। अब किसी भी तरीके से मैंने इसका वेग समीकरण लिख लिया, रेट विल इक्वल टू के। अब a की पावर में x लिख रहा हूं, n1 नहीं लिख रहा हूं, और b की पावर मैं y लिख रहा हूं। क्लियर है क्या? तो ये जो रेट लॉ है ये एक्सपेरिमेंटली है, प्रयोग द्वारा निर्धारित ये पद है। अब मैं ये कह रहा हूं कि x इजिकल टू n1 हो भी सकता है और x इजिकल टू नॉट एट 1 ये भी हो सकता है कि x की वैल्यू n1 आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। क्लियर है? इसी तरीके से y की वैल्यू मैं ये कह दूं कि n2 आ भी सकती है और y की वैल्यू n2 नहीं भी आए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हम ये सारी चीज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर रहे हैं। आ भी जाए और नहीं भी आए। क्लियर है बेटा? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ये वैल्यू है। क्लियर है? तो अगर अब मैं इसका रेट लॉ लिखूं तो ये मेरे पास में रेट लॉ हो गया। अगर अब मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूं तो ऑर्डर x प्लस वाई होगा। क्या होगा? x प्लस वाई, सांद्रता की घातों का योग, किसमें? रेट लॉ में। तो ऑर्डर क्या होगा? x प्लस वाई, और मैं ऑर्डर को n से दिखा रहा हूं। अब ऐसा हो सकता है कि n इजिकल टू n1 प्लस n2 हो भी सकता है, और n इज नॉट इक्वल टू n1 प्लस n2 हो भी सकता है। मुद्दा समझ आया? भाई हमने तो एक्सपेरिमेंट किया, क्या पता क्या वैल्यू है जो आएगी, जिससे मैं रेट लॉ लिखूंगा वही इस बात को बताएगा कि ये अभिक्रिया की कोटि है। तो पहले अभिक्रिया की कोटि वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब तुम सोचोगे सर हम कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे? अरे तो बेटा इसके बहुत सारे मेथड है। आ रही है बात सब? बहुत सारे मेथड है। किसी भी एक सांद्रता को स्थिर रखते हुए दूसरे की कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि वो तुम्हें अभिक्रिया की रेट अवश्य रूप से देगा, और इससे न्यूमेरिकली क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं और अभिक्रिया के रेट को निकाला जाता है। तो किसी एक को स्थिर रख करके उसके सापेक्ष बी की रेट निकाली जाती है। इस तरीके से एक्सपेरिमेंटली ये तैयार किया जाता है। अब दूसरी बात, आपको वो रेट हमेशा एग्जाम में देगा, रेट लॉ हमेशा लिख करके देगा। आप इस बात को हमेशा और हमेशा ध्यान रखना।
तो कुल मिलाकर के पहली चीज रेट क्या है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, ये बात क्लियर हो गई क्या बेटा। किसी अभिक्रिया के प्रायोगिक रूप से निर्धारित वेग निर्धारक पद की वेग समीकरणों में सांद्रता की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। मैं बार बार इस चीज को हिंदी में बोल चुका हूं, शायद अब आपको ये बिल्कुल अच्छे से कहानी समझ आ गई होगी। अब सुनो, अब ये निकालूंगा कैसे, पहले मैं कुछ पॉइंट बताता हूं और उन पॉइंट्स के बाद में मैं अब धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता हूं और आपको मैं सिखाता हूं कि भाई रेट लॉ कैसे देखते हैं। क्लियर है? रेट लॉ के अंदर ये नहीं है कि कभी हमेशा और हमेशा अभिकारक ही आएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा। ये काइनेटिक्स है, इसमें उत्पाद को भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं, पहले मैं नोट डाल करके आपके लिए स्पेशली इस बात को लिख रहा हूं कि ये आपको हमेशा और हमेशा याद होनी चाहिए। ऑर्डर इज ऑलवेज डिटरमाइंड, आ गई बात समझ में, एक्सपेरिमेंटली। क्या कहा है मैंने, ऑर्डर इज ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ऑर्डर हमेशा और हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होगा किसी अभिक्रिया की शक्ल देख करके या उसके रस समीकरण मिति गुणांक, दैट मींस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख करके हम कभी भी अभिक्रिया की कोटि को नहीं लिख सकते हैं। मुद्दा बिल्कुल क्लियर, आ गई बात समझ? तो ये या तो ये आपको प्रॉब्लम में देगा या फिर आपको कुछ इंफॉर्मेशन देगा जिससे आपको अभिक्रिया की कोटि निकालनी है। फिर मैं कह रहा हूं, या तो ये चीज आपको अभिक्रिया के अंदर वो देगा या फिर कुछ इंफॉर्मेशन देगा जिससे आपको अभिक्रिया की कोटि निकालनी है। मेरी बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि शो इट शुड बी आइदर गिवन इन द प्रॉब्लम और शुड बी कैलकुलेटेड इन द प्रॉब्लम बाय द गिवन इंफॉर्मेशन। आपको कोई ना कोई गिवन इंफॉर्मेशन होगी जिससे आप अभिक्रिया की कोटि निकालो, अन्यथा वो डायरेक्ट देगा। अब बात यह आती है कि साहब जो रिएक्शन है, कोई भी अभिक्रिया मुझे दे दी रिएक्शन, अब हमेशा याद रखना बेटा रिएक्शन दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है सिंपल रिएक्शन और एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक होती है जटिल अभिक्रिया और एक होती है सामान्य अभिक्रिया। एक सिंपल रिएक्शन, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इस सिंपल रिएक्शन को ये अपन कहते हैं बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन या मैं कह दूं सिंगल स्टेप रिएक्शन। ऐसी अभिक्रियाएं जो एक ही पद में संपन्न हो जाती हैं उनको अपन कहते हैं सिंगल रिएक्शन, मतलब सिंपल रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन। फिर कह रहा हूं एलिमेंट्री रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन व्हिच इज कंप्लीटेड बाय ओनली सिंगल स्टेप। जो अभिक्रियाएं एक ही पद में खत्म हो जाए, आ रही है बात समझ में, सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन। क्लियर है? ये सारी साधारण अभिक्रियाएं कहलाती है एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाती है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है? ऐसी अभिक्रियाएं जो एक से ज्यादा पदों में संपन्न होती हैं वो सारी क्या कहलाती हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बशर्त कि उसका हर एक पद एलिमेंट्री होना चाहिए, उसका प्रत्येक पद एक ही अभिक्रिया में खत्म होना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, आ गई बात समझ में, कंप्लीट मोर देन वन स्टेप। मैं कह सकता हूं कंप्लीट मोर देन वन स्टेप। ये एक से ज्यादा पदों में कंप्लीट होगी, लेकिन शर्त ईच एंड एवरी स्टेप क्या होना चाहिए बेटा? एलिमेंट्री। तो मैं कहूंगा कि इस अभिक्रिया में ईच स्टेप should be elementary, should be elementary।
हर एक पद क्या होना चाहिए, इसका एलिमेंट्री होना चाहिए। बाकी कई पदों में ये संपन्न हो रही हो, इस बात से हमें फर्क नहीं पड़ता है, ये कई पदों में संपन्न हो रही होगी। तो ऐसी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाई जाती है। और ऐसी रिएक्शनों के अंदर हमेशा और हमेशा जब भी अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, जब भी अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखते हैं, तो अपन देखते हैं बेटा स्लो स्टेप। क्या देखते हैं? स्लो स्टेप। जो वो स्लो स्टेप होता है ना, उसी को अपन कहते हैं वेग निर्धारक पद। मुद्दा समझ आया? कोई अभिक्रिया एक से ज्यादा पदों में कंप्लीट हो रही होगी और हर एक पद उसका क्या होगा, एलिमेंट्री। तो आप चेक करो कौन सा स्टेप फास्ट और कौन सा स्टेप स्लो है। जो स्टेप स्लो होगा वही निर्धारित करेगा अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, वही निर्धारित करेगा अभिक्रिया की अणु संख्या क्या होगी। आ रही है बात समझ में? तो स्लो स्टेप। अब आप देखो कि एक रेस में आपने 100 आदमियों को दौड़ा दिया, एक 500 मीटर की रेस है या मान लो 1000 मीटर की रेस है, उसके अंदर आपने 100 आदमियों को दौड़ा दिया। तो कुछ तो बहुत तेजी से भागते हुए जाएंगे और 50 मीटर पे थक करके गिर जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो बहुत स्लो स्लो भाग रहे होंगे। क्लियर है क्या? बहुत स्लो स्लो धीरे धीरे भाग रहे होंगे और लास्ट में जीतेंगे भी वही। क्यों जीतेंगे? क्योंकि वो अपनी एनर्जी को स्टोर किए हुए हैं और लास्ट मोमेंट पे जाकर के अपनी पूरी एनर्जी लगा देंगे। तो ऐसा ही यहां होता है, अभिक्रिया कई पदों में हो रही है, लेकिन जो स्लो वाला पद है वो अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखता है। आ रही है बात समझ में? और लास्ट में एकदम से वो डिसाइड करता है कि अभिक्रिया क्या होगी। तो बेटा स्लोएस्ट स्टेप जो होता है वही निर्धारित करता है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। और इसी स्टेप को, आ रही बात समझ, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है ना, इसी को अपन कहते हैं आरडीएस। आरडीएस मतलब रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप, अभिक्रिया वेग निर्धारक पद। मुद्दा क्लियर? आ रहा हूं मैं एक एक चीज को समझाने में, पर आउटलाइन समझते जाओ हर एक की। तो अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद क्या होता है, पहले तो ये चीज समझ में आई। किसी भी अभिक्रिया में जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही वेग निर्धारक पद होगा। हाँ या ना? बोलो जल्दी से। तो पहले तो तुम्हें मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूरा देखना सिखाता हूं, फिर देखना सिखाता हूं कि भाई ये वेग निर्धारक पद कौन सा है और हम कैसे पता करेंगे। क्लियर है क्या? क्योंकि वो अभिक्रिया में हमें खुद लिख करके देगा कि ये स्टेप स्लो है, ये स्टेप फास्ट है। तो इस स्टेप फास्ट से, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम देखते हो कि एक ही अभिक्रिया के कई सारे पद होते हैं, मैकेनिज्म कई होते हैं। तो वहां लिखा हुआ आता है स्लो स्टेप, फास्ट स्टेप। आ रही बात? जैसे SN1 रिएक्शन, पहला स्टेप स्लो होता है और दूसरा स्टेप फास्ट होता है। तो पहला स्टेप ही तो वेग निर्धारक पद है, जहां से आप कार्बोकैटायन का निर्माण करते हो। और जैसे ही कार्बोकैटायन का निर्माण हो जाता है उसके ऊपर तुरंत न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। तो SN1 अभिक्रिया दो पदों में संपूर्ण होती है, पहला पद स्लो होता है, दूसरा पद फास्ट होता है। तो पहला पद ही अभिक्रिया के लिए वेग निर्धारक पद है, वही डिसाइड करेगा कि अभिक्रिया का उत्पाद क्या बनेगा। हाँ या ना? मेरी बात समझ आ गई? अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो इजाजत दो मैं आगे बढ़ूं। यहां तक बिल्कुल क्लियर है क्या पॉइंट? अगर पॉइंट क्लियर है तो पहले अपन जो पढ़ के आए थे लॉ ऑफ मास एक्शन, आ रही है बात समझ? कहां? इक्विलिब्रियम में। और यहां आप कह रहे हो कि रेट लॉ। पहले दोनों में अंतर समझ लें, फिर अपन ये देख लें कि एलिमेंट्री रिएक्शन को कैसे लिखेंगे और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को कैसे लिखेंगे। ये पॉइंट क्लियर होता है, काइनेटिक्स का एक जो डर होता है ना वो बाहर निकल जाता है कि हाँ भाई काइनेटिक्स में हो क्या रहा है। फिर काइनेटिक्स समझ में आने लग जाती है, हाँ ये होगा, हाँ ये होगा, अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। मुद्दा क्लियर? बात समझ में आई? तो आइए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है वही डिसाइड करता है। तो ये है कि अब रेट लॉ क्या होता है और लॉ ऑफ मास एक्शन, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये लीजिए, सबसे पहले मैं उसी चीज को आपसे डिस्कस करता हूं, ठीक है ना। पहले मैं कहता हूं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन जिसको आप कहते हो द्रव अनुपाती क्रिया का नियम, पढ़ के आए हो आप, इक्विलिब्रियम में खूब पढ़ा है मैंने द्रव अनुपाती क्रिया का नियम, ठीक है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन वर्सेस, दोनों के बीच में अपन कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, रेट लॉ
और रेट लॉ को ही अपन ऑर्डर लॉ भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि इसी से ही तो अपन क्या निकाल रहे हैं, ऑर्डर निकाल रहे हैं, अभिक्रिया की कोटि। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? तो बड़ा ध्यान से देखो, इसको अपन पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। कहां पढ़ते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम में। जबकि इस रेट लॉ की स्टडी हम कर रहे हैं कहां? केमिकल काइनेटिक्स में। ये लीजिए, पहले तो दोनों के अंदर अंतर समझ में आया, ठीक है ना बेटा? ये थ्योरेटिकल लॉ है, कैसा लॉ है ये? थ्योरेटिकल। जो अपने को दे दिया उसी को देख करके अपन आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये कैसा है? प्रैक्टिकल लॉ। भाई आप पहले काम करोगे और काम करने के बाद आप ये आइडिया लगाओगे कि इससे ये हो रहा है, उसी के आधार पर आप लॉ बनाओगे। भारती जी, शालू जी, मेरी बातें समझ में आ रही है? ज्योति जी जल्दी बोलो बेटा, यहां तक मेरी एक एक चीज समझ में आ रही है क्या? ठीक है ना? तो ये सारी चीजें होती है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। किस पर निर्भर करती है ये बेटा? सारी बातें एक्सपेरिमेंट पर निर्भर करती हैं। जबकि ये थ्योरेटिकल लॉ है, तो थ्योरेटिकल लॉ के अंदर अपन कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to concentration of reactant। याद आ गया क्या? concentration of reactant। ये लीजिए, ये अपन यहां लिखते थे, मान लो कि N1A प्लस N2B से कोई रिएक्शन हो रही है और मुझे उत्पाद मिल रहा है, तो जब मैं इसकी रेट लिखता था तो वो इजिकल टू K A की पावर N1 और B की पावर N2 लिख दिया करता था। तो ये तो थ्योरेटिकल हो गई, बात समझ में आई? ये तो थ्योरेटिकल, जो अभिक्रिया दी उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रस समीकरण में थी घात हमेशा ऊपर लिख दिया करते थे। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर अब मुझे यहां अभिक्रिया दे दी जाए, कौन सी? N1A प्लस N2B, और इससे मुझे कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, तो अब जब मैं रेट लिखूंगा तो रेट मेरे पास में A की पावर X और B की पावर Y होगी। ये कभी भी N1 और N2 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये डिपेंड करती है एक्सपेरिमेंट के ऊपर। बोलो बेटा, बात समझ में आई क्या? हाँ या ना? क्लियर है? बोलो, बिल्कुल मुद्दा क्लियर है मेरी बात का? तो बेटा ये एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करती है, जबकि ये थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। आइए कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल से मैं आपको और समझाता हूं, ताकि ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो कि हाँ भाई ये हो क्या रहा है। बेटा जब ये चीजें आएंगी ना, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो इधर देखिए, मैं ये कहता हूं, मान लीजिए कि मेरे पास में A प्लस 2B और कोई इससे अभिक्रिया करके उत्पाद C मिलता है। तो यहां पर जब मैं रेट लिखूंगा, अभिक्रिया की दर लिखूंगा, तो ये लीजिए A की पावर 1 और B की पावर मैं 2 लिखूंगा। यही होगी अभिक्रिया की रेट। हाँ या ना? लेकिन अगर मैं यहां पर A प्लस 2B और यहां C लेता हूं और यहां रेट लिखता हूं, तो रेट इज इक्वल टू K, A की पावर। आ रही है बात समझ में? मैं क्या लिखूंगा बेटा? अब 1 नहीं लिख सकता हूं क्योंकि एक्सपेरिमेंट के लिए, तो मैं यहां पर लिखूंगा X। B की पावर में लिखूंगा Y। अब Y 2 हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि रेट इज इक्वल टू K, A की पावर X, B की पावर Y और C की पावर ये लीजिए Z। इसमें उत्पाद भी काउंट हो सकता है, लेकिन
यहां सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही आते हैं। यही केमिकल काइनेटिक्स का फायदा है कि केमिकल काइनेटिक्स में सिर्फ अभिकारक नहीं, उत्पादों पर भी ध्यान दिया जाता है। तो किसी भी रेट लॉ में यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अभिकारक ही आए, उत्पाद भी आ सकता है। बोलो, आर यू गेटिंग माई आइडिया? सबसे पहली चीज, मेरा ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? क्लियर है बेटा? तो हमेशा याद रखना कि ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी केमिकल काइनेटिक्स के दौरान सिर्फ और सिर्फ यही चीज आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आ रही है बात समझ में? अब मुद्दा आता है कि हम कैसे पकड़ें कि कौन सी चीज क्या है और कहां किसका काम होगा। तो आइए अब हम उन्हीं चीजों पर चलते हैं और आपसे डिस्कशन करता हुआ मैं आगे बढ़ता हूं कि किस तरीके से आप हैवी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और किस तरीके से इन रिएक्शनों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो अब मैं कुछ आपको पॉइंट लिखाऊंगा, उसके बाद में मैं सीधा जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर एंटर हो जाऊंगा। पहले न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगा जोरदार, 8-10 न्यूमेरिकल हाथ से निकलने चाहिए इस बेस के ऊपर। ज्योति जी क्लियर? यहां तक सारी बात बढ़िया? चलिए, तो अब मैं यहां से आप लोगों को कुछ चीज समझा रहा हूं। सुनना बेटा, कभी भी कोई रिएक्शन अगर एलिमेंट्री लिखी हुई आ जाए, क्या लिखी हुई आ जाए? एलिमेंट्री। सुनना मुद्दे को, देखो मैंने कह दिया कि a प्लस 2b प्लस 3c और इससे मुझे मिल रहा है d, और मैंने इसके आगे लिख दिया एलिमेंट्री। क्या लिख दिया बेटा? एलिमेंट्री। तो जैसे ही तुम्हें एलिमेंट्री दिख जाए ना, बस तुम्हारा काम हो गया। इसका रेट लॉ, a b की पावर 2 और c की पावर 3, ये इसका रेट लॉ बन जाता है। क्या बन जाता है? रेट लॉ। क्लियर है बेटा? और तुम अगर ऑर्डर निकाल रहे हो तो ऑर्डर 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट मीन 6। इस अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई? 6। अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है तो लिखा हुआ होना चाहिए एलिमेंट्री, ये जुगाड़ है। अगर रिएक्शन एलिमेंट्री होगी तो एलिमेंट्री के अंदर जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, सांद्रता के घात जो भी बनेगी, उन्हीं का योग अभिक्रिया की कोटि हो जाएगा। बस शर्त है कि अभिक्रिया सिंपल होनी चाहिए, एलिमेंट्री होनी चाहिए। अगर यही अभिक्रिया कॉम्प्लेक्स है तो ऐसी गलती मत कर देना। जैसे मैं ये कहूं, पहला ये लीजिए, मैंने कह दिया कि a प्लस 2b प्लस 3c और इससे मिल रहा है d, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और मैं कह दूं कि रेट इज इक्वल टू a b की पावर 2 और c की पावर 3। क्लियर है क्या? और मैं ये कह दूं कि ऑर्डर विल इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो याद रखना, ये मेथड कभी भी काम नहीं करता है। अगर सिंपल रिएक्शन हो और आगे लिखा गया हो एलिमेंट्री, तो इसका रेट लॉ यही बन जाता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अपन कभी भी इस तरीके से रेट लॉ नहीं लिखेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कई स्टेप में पूरी होती है और हमें सबसे स्लोएस्ट स्टेप को देखना पड़ता है कि सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन है, वही डिसाइड करता है अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। मुद्दा मेरा क्लियर? अब मैं तुमसे पूछ लूं कि इस A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या है? कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है भाई, तुम तो मुझे ये बताओ A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या है? तो पर देखो पावर कितनी है? 1। तो A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि 1 है, B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि 2 है, C के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि 3 है, और मैं पूछ लूं कि ओवरऑल अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो वो 6 है। पॉइंट क्लियर? डन। A के सापेक्ष, B के सापेक्ष, C के सापेक्ष क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है कि आप बताइए कि A के सापेक्ष, कोई ऐसे लिख दिया एलिमेंट्री रिएक्शन, ऐसे लिख देगा और वो तुमसे पूछ लेगा बताइए कि A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, या फिर C के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो पहले जैसे ही तुम्हें दिख जाए सिंपल रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, उसका रेट लॉ बना लो।
ये रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली रेट लॉ ऑटोमेटिक बन जाता है और इसी के अंदर आप बड़े आराम से ए के सापेक्ष जो पावर है, बी के सापेक्ष जो पावर है, उसको देख करके आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो। क्लियर है क्या बेटा? अरे बात समझ में आ रही है? क्लियर है बेटा? 1 बजे लूंगा। बोलो, यहां तक बिल्कुल क्लियर मेरी बात? भारतीय जी से एक का मतलब क्या हुआ? अच्छा, इसके सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि 1, इसके सापेक्ष 2 और इसके सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि 3। आओ एक एग्जांपल के जरिए मैं तुम्हें और समझाता हूं। फेमस एग्जांपल, आज तक आरपीएससी का ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं हुआ जहां ये नहीं पूछा गया हो। बड़ा फेमस एग्जांपल है और उस फेमस एग्जांपल पर अब ध्यान देना। और वो फेमस एग्जांपल मैंने फर्स्ट क्लास में ही तुम्हें लिखा दिया था, ठीक है? अब उस फेमस एग्जांपल को एक बार देखो। ये लो एग्जांपल, फिर मैं तो डीप क्वेश्चनों पे आऊंगा और तुमसे बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा। ठीक है बेटा? फिर मैं रिएक्शंस पर आता हूं और फिर तुम्हें रेट लॉ वगैरह वगैरह देखना सिखाता हूं। देखो, डीकंपोजिशन ऑफ रेट ऑफ N2O5, N2O5 का तापीय विघटन। थर्मल डिकम्पोजिशन पूरा लिख दूं तो बढ़िया रहेगा। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। क्लियर है क्या बेटा? N2O5, ठीक है ना? नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। अब कई किताबें कहती है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, तो आप कह लो, ठीक है ना? नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का तापीय विघटन। अगर तुम इस अभिक्रिया को देखते हो तो N2O5 का जैसे ही थर्मल डिकम्पोजिशन किया जाता है तो आपको उत्पाद मिलते हैं 4NO2 प्लस O2। ये लीजिए, ये एक कंप्लीट रिएक्शन है। और अगर तुम इस रिएक्शन को देख करके रेट इजिकल टू K और ये लो N2O5 की पावर अगर 2 डाल देते हो तो तुम्हारी नजर में अभिक्रिया की कोटि हो गई 2। तुम्हें तो दिख रही है यार, सर ने तो अभिक्रिया लिख दी है तो एक स्टेप में हो रही है। नहीं बेटा, ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो अगर आपने इसकी अभिक्रिया की कोटि को 2 लिख दिया और मैं कह दूं कि ऑर्डर कितना हो गया 2, तो ये सरासर गलत है। ये अभिक्रिया ऐसे नहीं हो रही है। ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल है और ये कई पदों में कंप्लीट होती है। आ रही है बात समझ में? तो देखिए, अब ये अभिक्रिया कैसे कंप्लीट होती है, आ रही है बात समझ में? अब इसको समझना, ठीक है ना? तो देखिए, स्टेप, यह अभिक्रिया कई पदों में संपन्न होती है। क्या कह रहा हूं? आ रही है बात समझ में? तो मैं ये कहूं कि स्टेप फर्स्ट, कि पहले स्टेप में यह अभिक्रिया कैसे हो रही होगी। सबसे पहले N2O5 टूटता है। किस में टूटता है? आपको अगर N2O5 की स्ट्रक्चर थोड़ी सी भी दिमाग में हो, केमिकल बॉन्डिंग में मैं सारी चीजें सिखाऊंगा, तो अपने आप धीरे धीरे अंदर ही अंदर से जवाब निकलने लगता है, हाँ ये ऐसे टूट रहा होगा यार और ऐसे होगा। क्लियर है क्या बेटा? तो सबसे पहले ये टूटता है किसमें बेटा? N2O3 प्लस O2 में। और ये होता है स्लो स्टेप, सबसे धीमा पद कहलाता है। क्या होता है ये? स्लो स्टेप। ये टूटेगा N2O3 प्लस O2 में। मेरी बात समझ में आई? इसके बाद ये N2O3, ये N2O3 फिर वापस ब्रेक होता है किस में बेटा? NO में और NO2 में। बात समझ में आ रही? किसमें ब्रेक होता है? NO और NO2 में। क्लियर है क्या? ये कहलाता है फास्ट स्टेप। बात समझ में आ रही है? अब बड़ा ध्यान से देखो, फिर थर्ड स्टेप के अंदर वापस N2O5, वापस N2O5। क्लियर है बेटा? रिएक्शन करता है किससे? NO से। ये लीजिए, और यहां पर अब तुम्हें वो क्या देगा? वो देगा 3NO2। क्या देगा बेटा? 3NO2।
O2 काउंट करो, मैं सही कर रहा हूं क्या? 2 और 1 3, 5 और 1 6, ठीक है। N2O3 टूटा, 2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 3, ठीक है। 5, 2 नाइट्रोजन और 5 ऑक्सीजन। ये लीजिए, ये भी फास्ट स्टेप है, ये भी कैसा स्टेप? फास्ट स्टेप है। बोलो मुद्दा क्लियर? आ रही है बात समझ में? फिर मैं इसके बाद में तुमसे बहुत सारी रिएक्शनों पर डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से होती है। ये स्टेप हो गया फास्ट। अब बड़ा ध्यान से देखो, मुझे तो अभिक्रिया ये चाहिए, तो क्या बेटा ये N2O3 से ये N2O3 कैंसिल आउट, और बड़ा ध्यान से देखो, क्लियर है ना? ये NO से NO कैंसिल आउट और ये एक NO2 बच रहा है, तो ये मिला करके 4NO2 प्लस NO2 आ जाता है। तो देखो 2N2O5, क्लियर? इस NO से ये NO कैंसिल, और ये यहां पर आकर के 4NO2 प्लस O2, ये लो, ये ऊपर वाली अभिक्रिया एज इट इज बैलेंस हो गई क्या? हाँ या ना? तो ये स्टेप फास्ट, ये स्टेप स्लो। तो ये जो स्टेप स्लो है ना बेटा, यही निर्धारित करता है अभिक्रिया की कोटि, और यही निर्धारित करता है अभिक्रिया की अणुसंख्यता। तो जर्नली अब स्टेप के अंदर मैं आता हूं, तो देखिए क्या मैं इसी को देखते हुए अभिक्रिया का एक्सपेरिमेंटली रेट लॉ लिखूंगा क्या? तो देखिए अब इस स्टेप को देखते हुए जो रेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा करके मैंने के लगा दिया, और ये लीजिए N2O5 की पावर 1, क्योंकि इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए ये अभिक्रिया अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया की पालना करती है। देख करके कभी भी आइडिया नहीं लगाया जा सकता कि ये अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। नहीं बेटा, किसको फॉलो कर रही है ये? फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को, क्योंकि ये मेरे पास स्लो स्टेप है, और ये स्लो स्टेप ही कहलाता है RDS। और RDS का मतलब क्या हुआ? रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप, वेग निर्धारक पद, और वेग निर्धारक पद ही हमें ये बताता है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो ये मेरे पास क्या है? RDS। जो स्लो स्टेप होता है वही RDS। तो मैं यहां पर कहूंगा फॉलो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। ये लीजिए, ये किसको फॉलो करेगा? फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को करेगा। आ गई बात समझ में? और ये मेरे पास में क्या है? RDS। में हिंदी में भी लिख देता हूं, वेग निर्धारक पद, और वेग निर्धारक पद ही निर्धारित करता है अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। बोलो बेटा, यहां तक पॉइंट बिल्कुल क्लियर? हाँ या ना? बोलो, मुद्दा बिल्कुल क्लियर? भारती जी आवाज नहीं आ रही है आपकी, जवाब नहीं आ रहे हैं। अगर जवाब आना स्टार्ट हो जाए तो फिर मैं और एग्जांपल लूं। फटाफट बोलो। ये लो नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है ना? अमोनियम नाइट्रेट का तापीय विघटन भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पालना करता है। कैसे? ये लो NH4NO2, जैसे तुमने इसको हीट किया N2 + 2H2O, क्लियर है ना? और ये रिएक्शन क्या है? एलिमेंट्री, एक ही पद में खत्म हो रही है, एलिमेंट्री। तो जो इसका रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K NH4NO2 की पावर 1। किसको फॉलो कर रही है? फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। तो क्या कहूंगा? फॉलो फर्स्ट ऑर्डर। ये लीजिए, फॉर एग्जांपल नंबर मैं तीसरा लेता हूं, जो तीसरा और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन की दृष्टि से, आप उसको देखिएगा। मैंने आप लोगों को सिखाया था कि एथिल एसीटेट का जल अपघटन अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ गई बात समझ में? तो देखिए, हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस of
इथाइल एसीटेट इन एसिडिक मीडियम, आ रही बात समझ? एथिल एसीटेट का जल गठन किसमें हो? अम्लीय माध्यम में। कैसे? मैंने लिया CH3COO C2H5 और इसका जल गठन करा रहा हूं किसमें बेटा? अम्लीय माध्यम में। ये लो H+। हाँ या ना? अगर ये इसका अम्लीय माध्यम में जल गठन होता है, क्लियर है? किसमें होता है? अम्लीय माध्यम में। अगर इसका ये जल गठन होता है तो ध्यान से देखिए, ये मिलेगा CH3COOH प्लस C2H5OH। क्लियर है क्या? अब तुम्हें मॉलिक्यूल तो दो दिख रहे हैं। एक चीज और बोल दो बीच में, अणु संख्यता क्या है? मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, अणु संख्यता। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु, अणु और आयन कुछ भी हो, उनकी संख्या क्या कहलाती है? अणु संख्यता। अणु संख्यता 1, 2, 3 हो सकती है, लेकिन 3 से ज्यादा अणु संख्यता कभी भी नहीं हो सकती। दिमाग में डाल लेना। क्यों नहीं हो सकती? कारण समझाऊंगा भाई। आ रही है बात समझ? आप रास्ते रास्ते से यूं जा रहे हो, देन यूं रास्ते से आप जा रहे हो और सामने जाकर के दो रास्ते फट रहे हैं, तो अब आप या तो इधर जाओगे या इधर जाओगे। क्लियर है क्या? लेकिन मान लीजिए कि उस रास्ते पे बोर्ड लगा हुआ है कि भाई इधर जयपुर है, इधर अजमेर है, तो आप जब सामने से रास्ते में आ रहे हो, आपको पता लग गया हाँ मुझे अजमेर जाना है, तो आप अजमेर की तरफ मुड़ गए। आपको जाना है जयपुर, जयपुर की तरफ मुड़ गए। क्लियर है क्या? बिल्कुल आपके समझ में आ गई कि हाँ ये रास्ता है। अब सपोज करो कि रास्ते हो, आप सामने से आए, रास्ते फट रहे हो 3, 1 ये बिल्कुल सीधा रास्ता, 2 ये 3 और चौराहे पे आकर आप खड़े हो गए। और चौराहे पे अगर कोई बोर्ड नहीं है, क्लियर है क्या? वो बोर्ड लगा हुआ है सरकार की तरफ से, एक जा रहा है अजमेर, एक जा रहा है जयपुर और एक जा रहा है दिल्ली। 3 रास्ते जा रहे हैं। अब वो प्राकृतिक प्रकोप के ऊपर तो सरकार का कोई बस नहीं है ना। मान लो तेज हवाएं आई साहब, बोर्ड गिर गया, मुड़ गया, हाँ या ना? और बोर्ड थोड़ा सा मुड़ गया और मुड़ करके वो घूम गया हल्का सा ऐसा, तो जो दिल्ली का रास्ता था उस पे तो दिख रहा है अजमेर, और जो अजमेर का रास्ता था उस पे दिख रहा है जयपुर। हाँ या ना? और आप गलती से चले गए तो क्या अपने पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओगे? हाँ या ना? कभी भी नहीं। यही होता है कि जब 1 से 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल किसी कंटेनर में हो जाए, 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल जब किसी कंटेनर में हो जाए, तो वो किससे टकराए और टकरा करके एक निश्चित अभिविन्यास में टकराए और उत्पाद को दे। क्योंकि टकरा करके उत्पाद देना ही तो सबसे बड़ी बात है। सोचो, 2 कारें फास्ट तेजी से आ रही हैं और बिल्कुल हल्की सी टकरा करके निकल जाए तो क्या होगा? कुछ ही नहीं, हल्की सी टकराई, निकल गई। उस वाले ड्राइवर ने उसको 2 गाली दी और इस वाले ड्राइवर ने उसको 2 गाली दी। कुछ फर्क पड़ा? नहीं। तमाशा और देख लिया लोगों ने, भाई होगी टक्कर और दोनों गाली गुलौज करके चले गए। लेकिन सोचो, इधर से एक कार बड़ी स्पीड में आ रही और इधर से एक कार बड़ी स्पीड में आ रही और दोनों बिल्कुल आमने सामने टकरा गई, कुछ बचेगा क्या? कुछ बचेगा क्या? लाशें भी ऐसी पड़ी होंगी बिल्कुल स्टिकर की तरह, रोड पे से उठाओ और ला करके घर चिपका लो। अरे हाँ या ना? तो इफेक्टिव टक्कर से तुम्हें रिजल्ट मिला। अरे कुछ तो उठा के ला रहे हो घर पे। बात समझ में आई क्या? तो इफेक्टिव कोलिजन, यही तो अपन पढ़ेंगे आगे जाकर के किसमें? एक्टिवेशन एनर्जी में। भाई इफेक्टिव कोलिजन क्या है, प्रॉपर टक्कर क्या है? तो अगर प्रॉपर अभिविन्यास में टक्कर होती है तो उत्पाद मिलेगा, और प्रॉपर अभिविन्यास में अगर टक्कर नहीं हो रही तो फिर उत्पाद किस बात का, प्रोडक्ट किस बात का? तो यही चीज सीखो कि जब मॉलिक्यूल जा रहा है और मॉलिक्यूल टकराए और प्रॉपर अभिविन्यास में टकरा करके उत्पाद देगा, तभी तो कोई रिएक्शन आगे होगी। और प्रॉपर अभिविन्यास में वो टकरा ही नहीं रहा है तो किस बात की रिएक्शन? प्रोडक्ट ही नहीं मिलना। तो इसलिए मॉलिक्यूलरिटी अगर 3 से ज्यादा हो जाती है
तो मॉलिक्यूल गेटिंग कंफ्यूज, किससे टकराऊं, किधर से टकराऊं, जैसे आप कंफ्यूज, जाना अजमेर पहुंच गए दिल्ली, डन। आ रही है बात समझ में? तो कंप्लीटली कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। उसी तरीके से यहां पर ये मॉलिक्यूल एक कंटेनर में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल है, किससे टकराए, तो 3 से ज्यादा अणु संख्यता होते ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बन जाती है। और उस दौरान अब अपन उसके स्टेप देखते हैं। जो स्लो स्टेप होगा वही डिसाइड करेगा कि अभिक्रिया की कोटि क्या है और अभिक्रिया की अणु संख्यता क्या है। मुद्दा क्लियर? बोलो, बात समझ में आ गई क्या कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी और अभिक्रिया की अणु संख्यता क्या होगी? बात समझ में आ रही? आओ इसके ऊपर। अब मैंने कहा भाई अम्लीय माध्यम में आप इसका जल अपघटन कर रहे हो। अब वाटर जो है ना मेरे पास में, ये एक्सेस क्वांटिटी में है। अगर ये एक्सेस क्वांटिटी में है तो उसकी सांद्रता में तो कोई परिवर्तन आएगा ही नहीं। समुद्र में से 1 लोटा पानी का भर करके लिया हो तो उसपे क्या कमी आ गई क्या कुछ? क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो ये तो मेरे पास में एक्सेस क्वांटिटी में रखा हुआ है बेटा, इसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अणु संख्यता तो 2 हो गई ना। अणु संख्यता तो 2 हो गई और अब इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो इसकी सांद्रता की घात 0। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी अणु संख्यता तो 2 हो लेकिन अभिक्रिया की कोटि 1 हो, ऐसी जितनी भी अभिक्रियाएं कहलाती है ना, उनको छद्म एका अणुक अभिक्रियाएं कहलाते हैं। सूडो यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स छद्म एका अणुक प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है। बात समझ में आई क्या? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अणु संख्यता तो 2 हो लेकिन अभिक्रिया की कोटि 1 ही हो। अब इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सांद्रता में परिवर्तन सिर्फ इसकी हो रहा है। तो जो, और ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, एक स्टेप में पूरी हो रही है। तो अगर मैं इसका रेट लॉ लिखूं तो के क्या होगा बेटा? CH3COO C2H5 की पावर 1 और ये लीजिए H2O की पावर 0। क्यों 0? इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा और किसी की भी पावर 0 ऑलवेज 1 बन जाती है। तो मैं इसको लिखूं चाहे ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अणु संख्यता तो 2 है, रिएक्शन में 2 अणु भाग ले रहे हैं। अणु संख्यता तो 2 लेकिन अभिक्रिया की कोटि 1 ही है। ऐसी जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी वो सब छद्म एका अणुक अभिक्रियाएं कहलाती है। और जितनी भी छद्म एका अणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं वो सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। मुद्दा क्लियर? अगर मैं तुम्हें कह दूं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स का एग्जांपल है, आ रही है बात समझ में? सुक्रोज का जल अपघटन जो टूटेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स से भूलना मत। ये 3 एग्जांपल, पहला, दूसरा कौन सा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन छद्म एका अणुक अभिक्रिया का उदाहरण है। तीसरा एग्जांपल क्या कहा मैंने? सुक्रोज का जल अपघटन, वो भी छद्म एका अणुक अभिक्रिया का उदाहरण है। मैं अलग से टॉपिक और करा दूंगा, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाऊंगा उसके अंदर बीच में ये टॉपिक और एक्स्ट्रा करा दूंगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? एक एक चीज बात समझ में आई? तो ये है क्या? फॉलो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। ये किसको फॉलो कर रहा है? फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। थोड़ी सी ऑर्गेनिक पे आ जाऊं अगर तुम कहो तो। इधर देखो, अगर मैंने ये लिया और ये लिया C2H5OH और ये लिया मैंने CH3, ये लो साहब, मीडियम कैसा है? एसिडिक है। हाँ या ना? कैसा मीडियम है? एसिडिक। क्या इसके पास लोन पेयर है क्या? ओहो, इसने लोन पेयर को पकड़ लिया, कितना मजा आएगा देखना। अब होगा क्या कि यहां पर ये OH, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ये O और ये C2H5 और ये यहां पर CH3। अरे हाँ या ना? अब हुआ क्या? इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इधर ले लिए। तो हुआ क्या?
यहां पर अब सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई, ये OH, ये O, ये C2H5 और ये CH3। ओहो, यहां पर चार्ज फुली पॉजिटिव आ गया है। अब जैसे ही हम फुली पॉजिटिव आया तो रिएक्शन में तो वाटर रखा हुआ है। वाटर कहेगा भाई मैं न्यूक्लियोफाइल, तेरे पास आ गया इलेक्ट्रोफाइल, मेरे पास में लोन पेयर है। तो क्या अब यहां पर ये HOH आराम से अपने लोन पेयर को देकर के अटैक करेगा, और जैसे ही ये अटैक करता है तो क्या बेटा अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी। क्या ये लीजिए OH और ये लीजिए H, ये लोन पेयर साथ में पॉजिटिव, और ये O C2H5 और ये यहां CH3। अरे हाँ या ना? अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि साहब इसके पास लोन पेयर, पहले ये कार्बन sp2 था, सिखाऊंगा ना sp2 वगैरह सब सिखाऊंगा, ये sp2 था, लेकिन अब ये कार्बन sp3 बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? और यहाँ पर ये एक प्लेनर कार्बोकैटायन जिसके ऊपर वाटर ने अटैक किया एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये लीजिए एज ए न्यूक्लियोफाइल, इसने इसके ऊपर क्या किया? अटैक किया। अब हुआ क्या? ये वाटर का मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा, और जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन यहां ये देगा, ये हाइड्रोजन बड़े प्यार से इसके ऊपर, देखिए ये बड़े प्यार से इसके ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा। क्या हाँ या ना? और जैसे ही अटैक करेगा OH प्लस, तो क्या अगली सिचुएशन कुछ ऐसी आएगी। क्या मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूं ये समझाने के लिए, CH3 और ये लीजिए ये OH। बात मेरी समझ में आ गई? बड़ा ध्यान से आप समझिएगा, ये OH और ये O C2H5 और इसके ऊपर आ गया है H। क्लियर है? ये लीजिए इसके ऊपर आ गया है H, ये लोन पेयर और ये साथ में पॉजिटिव, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर के यहां से निकल जाएगा। जैसे ये निकलेगा बड़ा ध्यान से देखिएगा, CH3C आ रही है बात समझ, और अपना ये इलेक्ट्रॉन यहां देगा, तो देखो C डबल बॉन्ड O और ये साथ में OH बन जाएगा, और यहां से ये इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब तुम देखो, वाटर आया और वाटर निकल भी गया, इसकी सांद्रता में क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। तो वास्तव के अंदर अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद तो यही है ना, जिससे कार्बोकैटायन बन रहा है, ये रहा RDS। तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि अभिक्रिया की कोटि में अणु संकेता तो दो हो, लेकिन वेग निर्धारक पद तो एक ही है ना, और वो वेग निर्धारक पद ही डिसाइड करता है अभिक्रिया की कोटि। बोलो मेरी बात बिल्कुल क्लियर? हाँ या ना? बोलो अच्छी तरीके से। यहां तक बात बिल्कुल समझ में आ गई क्या? क्लियर है? यहां पर इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होगी, ऑर्गेनिक में खुलकर कैसी हजारों रिएक्शन है मैं तुम लोगों को कराऊंगा और सिखाऊंगा कि कैसे होती है सारी रिएक्शन। बात समझ में आ गई? क्या मैं अब इसको हटा दूं? सिर्फ ये स्टेप समझाने के लिए मैंने ऑर्गेनिक का सहारा लिया। अब अपने को पढ़ फिजिकल रहे हैं भाई, इसमें ऑर्गेनिक का क्या लेना देना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने भारती जी। बेसिक मीडियम में सेकंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो करता है, यही तो सिखाने जा रहा हूं। बात समझ में आ गई? ये लीजिए, पहले ये चीज मैं इसको हटा देता हूं। क्लियर है? ये आपका सिर्फ मैंने बेसिक्स डेवलप करने के लिए लिखी। आइए अब मैं इसको कुछ इस तरीके से आपसे डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, अरे क्या हो रहा है? देखिए, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये आगे और होगा। ये लीजिए, पहले मैंने बोर्ड को क्लियर कर लिया।
चलो छोड़ो, ये नहीं हट रहा तो अभी आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है यार। चलो देखो, मान लो कि मेरे पास में रिएक्शन CH3COO C2H5 और बेटा इसका मुझे हाइड्रोलिसिस वो करा देता बेसिक मीडियम में। किसमें करा रहा है यार? बेसिक मीडियम में। मुद्दा समझ आ रहा है? ये नेगेटिव, ये बेसिक मीडियम। अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है तो CH3COO माइनस प्लस C2H5OH। अब यहां पर आपको वाटर दिख रहा है लेकिन मुझे नहीं, मुझे तो यहां पर NaOH लिख रहा है क्योंकि मीडियम बेसिक है, इसलिए यहां पर अब मैं चाहूं तो CH3COONA लिख सकता हूं। बात समझ में आ गई? अब इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन दोनों रिएक्शन के अंदर आ रही है। बात समझ में? दोनों ही रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए अगर मैं इसकी रेट लिखता हूं तो रेट इज इक्वल टू के C2 या मैं कहूं CH3COO C2H5 और साथ में NaOH। ये लीजिए 1 और ये लीजिए 2, तो मैं कहूंगा फॉलो सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स ये किसको फॉलो करता है? सेकंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो करता है। कब बेटा? बेसिक मीडियम में। बोलो मेरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल यहां तक क्लियर है बेटा? चलिए इसी तरीके से अब मैं आपसे बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा कि कौन सी अभिक्रिया का कोटि क्या होगी और कौन सी अभिक्रिया का ऑर्डर क्या होगा। यहां पर मैं आज की क्लास आपकी स्टॉप करता हूं। आज आप इस पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से समझ करके बैठना। कल हमारी क्लास में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलरिटी। बात समझ आ रही है? और तुरंत इसके जितने भी बेसिक्स होते हैं, मतलब न्यूमेरिकल्स, 8-10 न्यूमेरिकल्स मैं तैयार करके रखूंगा ताकि आप आते के साथ उनको सॉल्व करो, टाइम खराब ना हो लिखने में, और फटाफट वो न्यूमेरिकल सॉल्व होते ही हम सीधा जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और nth ऑर्डर तक ये काम कल की क्लास में मैथमेटिकल पोर्शन खत्म करेंगे न्यूमेरिकल के साथ। आज की क्लास को मैं यहीं स्टॉप करता हूं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। सो थैंक यू।